गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के बी.कॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वीडियो यदि 15 मिनट से ऊपर निकल जाता है तो उसको अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने वो वीडियो कट शॉर्ट करके समाप्त कर दिया था। लेकिन उसी की निरंतरता में, कंटिन्यूटी में हम कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन जारी रखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पिछले वीडियो में अपन ने कंपनी की विशेषताओं की चर्चा की थी कि कंपनी की विशेषताएं क्या है। तो विशेषताओं में अपन ने 4-5 विशेषताएं प्रमुख रूप से जानी थी कि कंपनी एक समामिलित संस्था होती है और समामिलित संस्था के साथ साथ व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समामिलित होती है। व्यक्ति इस पर साइन करते हैं, चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो। इसी प्रकार से कंपनी के अभिदाता होते हैं। अभिदाता के साथ साथ कंपनी की न्यूनतम और अधिकतम संख्या होती है और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन या कृत्रिम व्यक्ति होती है। इसके आगे अपन चर्चा करते हैं विशेषताओं की। तो कंपनी की अन्य विशेषता ये है कि कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि कंपनी की विशेषता ये भी है कि इसके सदस्यों एवं संचालक मंडल से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। मतलब कंपनी का अपने सदस्यों से, या हम कह सकते हैं इसके संचालक मंडल से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के पूर्व जो उपराष्ट्रपति हैं मिस्टर हिदायतुल्लाह, उन्होंने लिखा कि एक समामिलित कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। मतलब जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है उसके पूर्व न्यायाधीश एवं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री हिदायतुल्लाह ने लिखा है कि एक समामिलित कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है। समामिलित कंपनी का क्या होता है? पृथक अस्तित्व होता है तथा कानून इसे अपने सदस्यों से पृथक मानता है। कानून की निगाह में कंपनी अपने सदस्यों से पृथक होती है। ऐसा पृथक अस्तित्व समामिलन होते ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही कंपनी का समामिलन या रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व हो जाता है। दूसरे शब्दों हम कहें तो कंपनी का अस्तित्व उन लोगों या सदस्यों से भिन्न और स्वतंत्र होता है जो कंपनी की स्थापना करते हैं या कंपनी के अंश खरीदते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी समामिलन के संदर्भ में ये कहा है कि सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड के मामले में इस सिद्धांत को अपनाया तथा सदस्यों को कंपनी से पृथक माना। मतलब इंग्लैंड के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसने भी सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी का केस हुआ, उसमें यही माना था कि कंपनी और सोलोमन का पृथक अस्तित्व होता है। तो पृथक अस्तित्व का जो सिद्धांत है इसको बाद में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल विशेषताओं में इतना अध्ययन जरूर कर लेते हैं कि कंपनी का जो अस्तित्व है वो अपने सदस्यों से अलग होता है। एक जैसा अस्तित्व दोनों का नहीं पाया जाता है। एक अन्य विशेषता कंपनी की यह है कि कंपनी का अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व होता है, परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी का जो अस्तित्व है वो स्थायी होता है। अब कंपनी का अस्तित्व स्थायी क्यों होता है? क्योंकि कंपनी का जन्म और मरण दोनों ही कानून द्वारा होता है। ये अभी हमने कृत्रिम विशेषताओं में भी देखा था। कंपनी की विशेषताओं में कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि इसका जन्म और मरण कानून के द्वारा होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कंपनी का अस्तित्व स्थायी है। अस्तित्व स्थायी क्यों है? क्योंकि कंपनी की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि इसका अस्तित्व स्थायी है। दूसरे शब्दों में कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। कंपनी कभी भी मरती नहीं है। इसका कारण यह है कि कंपनी विधान के अधीन बनाई जाती है और विधान के अधीन इसका विघटन किया जा सकता है। इसके अभिदाताओं यानी इसके सदस्यों की मृत्यु होने, पागल होने, दिवालिया होने या स्थायी रूप से अयोग्य होने के भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कंपनी पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कंपनी का कोई भी सदस्य यदि मर जाता है या पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या स्थायी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है, तो इसका भी कंपनी के संपूर्ण अस्तित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी अपने आप चलती रहती है, इसका अस्तित्व स्थायी होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक बहुसदस्यीय कंपनी का ये लक्षण नहीं होता। मतलब जो बहुसदस्यीय कंपनी है, चाहे वो निजी कंपनी हो चाहे सार्वजनिक कंपनी हो, ये उनका ही एक विशेषता नहीं है कि उनका अस्तित्व स्थायी होता है। इस लक्षण को सुनिश्चित, मतलब जो वन मैन कंपनी है उसमें, जो एकल व्यक्ति कंपनी है उसमें भी ये है कि उसका अस्तित्व स्थायी होता है। और उसके स्थायी अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी अधिनियम में प्रावधान किया गया है
कि कंपनी के सीमनियम में कम से कम एक व्यक्ति के नाम का उल्लेख होगा जो उसकी सहमति से किया जाएगा, और यह व्यक्ति उस कंपनी के एकल सदस्य या अविधाता की मृत्यु होने या अनुबंध करने के अयोग्य होने पर कंपनी का सदस्य बन जाएगा। मतलब वन मैन कंपनी में भी क्या है कि स्थायी अस्तित्व होता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर एक व्यक्ति मर जाएगा तो कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कानून में एक प्रावधान जोड़ा गया कि यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण करता है तो उसमें उसको एक व्यक्ति ऐसा नामांकित करना पड़ेगा, उसकी सहमति से उसका नाम जोड़ना पड़ेगा, जो व्यक्ति उसकी मृत्यु के पश्चात कंपनी के सदस्य के रूप में कार्य करता रहेगा। तो कंपनी के स्थायी अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार के लक्षण को सरकार भी समाप्त नहीं कर सकती। मतलब सरकार भी चाहे तो उसको समाप्त नहीं कर सकती है। सरकार किसी भी कंपनी के संपूर्ण व्यवसाय को अवैध घोषित कर सकती है, राष्ट्रीयकृत कर सकती है, व्यवसाय का अधिग्रहण कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है, परंतु कंपनी के अस्तित्व को समाप्त नहीं करती। मतलब सरकार चाहे तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, किसी भी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है, उनका राष्ट्रीयकरण कर सकती है, या किसी भी कंपनी के व्यवसाय को अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन ये सब करने के उपरांत भी कंपनी के व्यवसाय को बंद नहीं कर सकती है, कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकती। जापान में एक समय विशेष पर एक प्राइवेट कंपनी की सभा चल रही थी जिसमें कि कंपनी के 7 सदस्य मौजूद थे, और हिरोशिमा नामक शहर में ये सभा चल रही थी कि अचानक ऊपर से एक हाइड्रोजन बम गिरा और कंपनी के 7 सदस्य उस मीटिंग में जो मौजूद थे मारे गए, लेकिन कंपनी फिर भी चलती रही। तो लोगों ने कहा कि एक हाइड्रोजन बम जिसने जापान को, हिरोशिमा नागासाकी को तहस नहस कर दिया, कंपनी के अस्तित्व को कुछ नहीं कर पाया। तो कंपनी का अस्तित्व स्थायी प्रकृति का होता है, कंपनी को कानून के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए कंपनी के संदर्भ में कहा जाता है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, पर बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मतलब सदस्य आते रहेंगे, सदस्य जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी सदैव चलती रहती है। तो ये हुआ पृथक वैधानिक अस्तित्व का विशेषता और स्थायी अस्तित्व की विशेषता। अब नेक्स्ट विशेषता है सार्वभौम मुद्रा, कंपनी की कॉमन सील। अब जहाँ तक सार्वभौम मुद्रा का सवाल है, तो अब तो ये ज़रूरी नहीं कि कंपनी की सार्वभौम मुद्रा हो। सन 2013 में जब से एक्ट बना है, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, कंपनी चाहे तो अपनी सार्वभौम मुद्रा बना सकती है, चाहे तो बगैर सार्वभौम मुद्रा के भी काम किया जा सकता है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, 1956 में ये कंपनी के लिए अनिवार्य था सार्वभौम मुद्रा। सार्वभौम मुद्रा क्या होती है? ये आमतौर पर एक सील कहलाती है सार्वभौम मुद्रा, जो कि गोल या त्रिकोणाकार होती है, और इस पर कंपनी का नाम खुदा हुआ होता है, एनग्रेव्ड होता है, खुदा हुआ होता है। और ये कंपनी के प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रलेख पर लगाई जाती थी, और जिस भी प्रलेख पर कंपनी की सार्वभौम मुद्रा नहीं होती थी, एक तरीके से सिग्नेचर है कंपनी, क्योंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, प्राकृतिक मनुष्य की तरह से कंपनी साइन नहीं कर सकती है, तो उसकी सार्वभौम मुद्रा लगती है। और जिस प्रलेख पर कंपनी की सार्वभौम मुद्रा नहीं होती थी, वो प्रलेख सही नहीं माना जाता था, उसको वैलिड नहीं माना जाता था, वैध नहीं माना जाता था। लेकिन अब ये व्यवस्था कर दी गई है 2013 के बाद से कि सार्वभौम मुद्रा का होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई कंपनी सार्वभौम मुद्रा रखती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सार्वभौम मुद्रा नहीं है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के प्रत्येक महत्वपूर्ण कागज पर क्या होगा? कंपनी के संचालकों के 2 संचालकों के साइन होंगे, अन्यथा एक संचालक, या कंपनी में यदि कंपनी सचिव मौजूद है तो कंपनी सचिव के साइन होने आवश्यक है। और पहले ये नियम था कि सार्वभौम मुद्रा होना आवश्यक था। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रलेख पर कंपनी के संचालक या कंपनी संचालक एवं सचिव साइन करते थे, और उसके नीचे कंपनी की सार्वभौम मुद्रा लगाई जाती थी। वर्तमान में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है सीमित दायित्व। अब प्रत्येक कंपनी में सदस्यों का जो दायित्व है वो सीमित होता है, और ये सीमित दायित्व जो है ये कंपनी को पार्टनरशिप से अलग भी करता है, क्योंकि पार्टनरशिप में हमने देखा है कि सदस्यों का जो दायित्व होता है, पार्टनर्स का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, लेकिन कंपनी में सदस्यों को दायित्व सीमित होता है। सीमित दायित्व का मतलब ये है कि कंपनी में एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर लायबिलिटी के लिए ही जिम्मेदार होता है। अब कंपनी को यदि हम मोटे रूप से बांटें, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है अंशों द्वारा सीमित कंपनी और एक है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अब यदि अंशों द्वारा सीमित कंपनी, जिसमें कि अंश पूंजी है, उसमें किसी भी सदस्य का सीमित दायित्व का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सदस्य का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होगा। मतलब किसी सदस्य ने यदि अंश खरीदे हैं तो उसका दायित्व कितना सीमित होगा? उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य, जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है, वहाँ तक सीमित होगा। यदि मुझे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कंपनी के 100 अंश खरीदे
जिनका कि मूल्य 10 रुपये है, तो 100 अंश खरीदे जिनका मूल्य 10 रुपये है। कंपनी के उसने टोटल कितने रुपए का अंश खरीद लिए? 1000 रुपये का अंश खरीद लिया। अब मान लीजिए कंपनी ने 5 रुपये अलॉटमेंट पे मांग लिए और बाकी पैसा अभी कंपनी के पास ही रखा है, तो कंपनी क्या करेगी? 5 रुपये कंपनी ले चुकी है, यानी 100 रुपये में 5 रुपये ले चुकी है, तो 100 शेयर है तो 500 रुपये कंपनी ले चुकी है। तो सदस्य का दायित्व कितना बनता है? सदस्य का दायित्व अब केवल 5 रुपये चुकाने का ही रह जाता है, जो कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी मांग सकती है। तो ये हुई अंशों द्वारा सार्वजनिक सीमित कंपनी की बात। एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी भी होती है। तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वो है जो कि कला, विज्ञान, धर्म, वाणिज्य आदि को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं। और इस प्रकार की कंपनियों में सदस्य जो होते हैं वो एक मिनिमम राशि की गारंटी देते हैं कि कंपनी के समापन के समय वो एक मिनिमम राशि कंपनी को अवश्य दे देंगे। मान लीजिए किसी कंपनी के एक व्यक्ति ने, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के व्यक्ति ने कंपनी के समापन पर 10,000 रुपये देने की घोषणा की है या बात कर रखी है, तो कंपनी समापन पर ही ले सकती है, उसके पहले नहीं ले सकती। और समापन पर व्यक्ति का दायित्व कितना बनेगा? 10,000 रुपये तक ही बनेगा, उसके अलावा दायित्व नहीं बनेगा। और अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी में यही है कि जो व्यक्ति अंश खरीदता है उसका दायित्व अंशों के अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू जो शेयर है वहाँ तक ही सीमित है। यदि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये के 100 अंश खरीदे हैं 10 रुपये वाले, तो उसका अधिकतम दायित्व 1000 रुपये तक का होगा, चाहे कंपनी के दायित्व कितने भी क्यों ना हो, चाहे कंपनी के ऋणों को चुकाने के लिए कंपनी के जो एसेट्स हैं कितनी भी कम क्यों ना हो। लेकिन व्यक्ति से केवल 1000 रुपये लिए जा सकेंगे, क्योंकि व्यक्ति ने 10 रुपये वाले 100 अंश खरीदे। इसी प्रकार से गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में भले ही कितना ही कंपनी में घाटा हो जाए, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये की गारंटी दे रखी है तो कंपनी समापन के समय उससे केवल 10,000 रुपये की ही मांग कर सकती है, उससे ज़्यादा की मांग नहीं की जा सकती है। तो इसे हम कहते हैं कंपनी की सीमित दायित्व या लिमिटेड लायबिलिटी का क्लॉज। नेक्स्ट विशेषता है कंपनी की अंश पूंजी। तो कंपनी की जो पूंजी है, हम जानते हैं कि कंपनी अपनी पूंजी कैसे करती है, बिना पूंजी के कोई कंपनी चल नहीं सकती। तो कंपनी की पूंजी अंशों में विभक्त होती है, छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है। तो कंपनी की जो अंश पूंजी है उसको भी पंजीकृत कराया जा सकता है, रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। और यहाँ तक कि जो कंपनियाँ अंश पूंजी के साथ पंजीकृत करवाई जाती हैं उनमें भी अब न्यूनतम पूंजी का होना आवश्यक नहीं है। मतलब पहले ये न्यूनतम पूंजी की भी आवश्यकता थी कि न्यूनतम अंश पूंजी इतनी होनी चाहिए, अब कंपनी का न्यूनतम अंश पूंजी से भी कोई लेन देन नहीं रह गया है। फलतः अब कोई भी अंश पूंजी वाली कंपनी कितनी ही राशि के अंश पूंजी के साथ पंजीकृत कराई जा सकती है। किंतु मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स MCA ने अभी जो नियम में बदलाव किया उसके अनुसार एकल व्यक्ति जो कंपनी है उसकी पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक की नहीं हो सकती है। मतलब जो वर्तमान में भी कुछ चेंजेस किए गए भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में, उनके हिसाब से एकल व्यक्ति कंपनी की अंश पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक की नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है अंतरणीय अंश, ट्रांसफरेबल शेयर्स। तो कंपनी की एक विशेषता ये भी है कि कंपनी के जो अंश हैं वो अंश ट्रांसफरेबल है, अंतरणीय है। मतलब कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। अब जहाँ तक सवाल निजी कंपनी का है, तो निजी कंपनी में भी शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन निजी कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि अन्य सभी साथियों की सहमति से, अन्य सभी सदस्यों की सहमति से ही निजी कंपनी के अंश अन्य कंपनी के लोग खरीद सकते हैं या कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। लेकिन जहाँ तक सार्वजनिक कंपनी का सवाल है, सार्वजनिक कंपनी के अंश कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है। तो जहाँ तक अंशों का सवाल है, अंश अहस्तांतरणीय होते हैं, हस्तांतरणीय होते हैं, अंतरणीय होते हैं। ट्रांसफरेबल का मतलब यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित या अंतरित किए जा सकते हैं, जबकि साझेदारी में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं होती है। साझेदारी में कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण किसी दूसरे साझेदार को या अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता है। लेकिन कंपनी में ये छूट दी गई है कि कंपनी के अंश अंतरणीय होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक कंपनी के सदस्य है, अपने अंशों को कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। और यदि प्राइवेट कंपनी का सदस्य है तो उसको कंपनी के अंतर नियमों को ध्यान में रखकर ही अपने शेयर्स को दूसरे व्यक्तियों को बेचना पड़ता है। तो ये अंतरणीय अंश की बात हुई। तो विद्यार्थियों, कंपनी की विशेषताएं अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये वीडियो भी करीब करीब 15 मिनट का होने जा रहा है। इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में अवश्य रूप से हम कंपनी की विशेषताओं को समाप्त कर देंगे और आगे का चैप्टर
अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक मैंने जो विशेषताएं बताई हैं सब समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।